नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 6 मई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। हिंदू का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मराठा रिजर्वेशन से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कम्युनिटी को दिए गए रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे टू चाइल्ड पॉलिसी से संबंधित। डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। क्या इंडिया को इन्फोर्सेबल टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने की आवश्यकता है या फिर नहीं है, पक्ष में कौन से आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं और विपक्ष में कौन से आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू चाइल्ड पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कुछ दिनों पहले की ये बात है। गुजरात में वडोदरा और राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन से पहले 3 कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया, यानी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? गुजरात की टू चाइल्ड पॉलिसी के चलते। 2005 में गुजरात सरकार ने गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ एक्ट को अमेंड किया था और अमेंडमेंट ये थी, अगर किसी पर्सन के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता, म्यूनसिपैलिटी या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काउंसलर नहीं बन सकता। इसके साथ साथ देखो, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के इलेक्शन से संबंधित जो दूसरे एक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात प्रोविंशियल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 और गुजरात पंचायत एक्ट 1993, इन एक्ट्स में भी ये क्लास ऐड कर दिया गया था। मकसद क्या था? मकसद था बढ़ती हुई जनसंख्या को स्टेबलाइज करना और शुरुआत करना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। इसके लिए देखो, कट ऑफ डेट भी रखी गई थी। मतलब जब ये एक्ट आया था 2005 में और इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था 2006 में, तो 2006 से पहले जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन जिनके 2006 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं वो इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी वो पंचायत का मेंबर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनसिपैलिटी का काउंसलर नहीं बन पाएंगे। अब कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई थी, जैसे कई बार जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं या फिर 3 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, तो इन केसेस में एक्सेप्शन दी गई थी। लेकिन जिनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर जिन्होंने गोद लिया है बच्चा, उनको कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई। इसके अलावा अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ लेकिन बाद में बच्चे की डेथ हो गई तो उसे भी काउंट किया जाएगा। और मान लीजिए कोई पर्सन ऑलरेडी पंचायत का मेंबर है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काउंसलर है और कार्यकाल के दौरान ही तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता जो है वो चली जाएगी। तो ये हमने बात की गुजरात के एक्ट की। इस प्रकार के प्रोविजन देखो कुछ दूसरे स्टेट्स में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रूल्स गवर्नमेंट जॉब्स में 2 चाइल्ड पॉलिसी की कंडीशन रखता है 2001 के बाद से ही। इवन मध्य प्रदेश में 2005 तक लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने के लिए भी 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, लेकिन बाद में इसे रिपील कर दिया गया, इसे ख़त्म कर दिया गया। और आर्ग्यूमेंट ये दिया गया, चूँकि इस प्रकार की पॉलिसी असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए नहीं है, तो लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए भी 2 चाइल्ड की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार के प्रोविजंस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक में भी इंप्लीमेंट किए गए हैं। अगर देखो हम बात करें हमारे देश में फैमिली प्लानिंग की, फर्स्ट लोकसभा की स्टार्टिंग से ही ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी। चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन उस समय भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ लोकसभा एमपीज ये डिमांड कर रहे थे कि 2 चाइल्ड की पॉलिसी इंडिया को अब अपनाने की आवश्यकता है। जब इमरजेंसी लगी 75 से 77 के बीच, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने काफ़ी एग्रेसिवली 2 चाइल्ड की पॉलिसी को पुश करना चाहा। आरोप लगते हैं कि इमरजेंसी के दौरान फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन भी किया गया, लेकिन कानून कोई नहीं बना उस समय भी 2 चाइल्ड पॉलिसी से संबंधित। 1980s में तो काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन चलते थे, हम 2 हमारे 2, एक मास कैंपेन उस समय चला था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद 1994 में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी बना।
2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई, जिसका मकसद था 2045 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना। आज के समय में देखो, इंडिया की कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है जो ये कहती हो कि हाँ 2 या 2 से अधिक बच्चे नहीं हो सकते। अलग अलग स्टेट्स में बेशक अलग अलग पॉलिसीज़ हैं इलेक्शन लड़ने के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लेकिन इस मामले में कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है कि हाँ आप 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा कर सकते। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आज के समय में हमारे देश में वॉलंटरी है, मतलब ये कपल्स पे छोड़ दिया गया है कि आप अपनी फैमिली का साइज कितना रखना चाहते हो और फैमिली प्लानिंग के लिए कौन से मेथड्स को आप अपनाना चाहते हो। दिसंबर 2020 में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी कि वो लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स का लाभ डिनाई कर दिया जाए, सब्सिडीज, राइट टू वोट, प्रॉपर्टी, फ्री शेल्टर, ये सब चीज़ें उन्हें डिनाई कर दिया जाए ताकि एक डेटरेंस क्रिएट की जा सके और लोग 2 से अधिक बच्चे ना पैदा करें। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मना कर दिया कि हम लीगली कोई भी इन्फोर्सेबल 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट करना चाहते हैं क्योंकि इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो अब देखो, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार पहले भी पूछा था, ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो गए, क्या हमें हमारे देश में इन्फोर्सेबल 2 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। पहले हम पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स जानते हैं, उसके बाद विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट 2 चाइल्ड पॉलिसी के पक्ष में ये दिया जाता है, देखो रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है एक वक्त ऐसा आएगा रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी। अभी भी अगर हमारे देश में कपल्स 1 या फिर 2 बच्चे पैदा करते हैं तो भी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 2051 तक बढ़ती रहेगी, स्टेबलाइज नहीं होगी। तो इससे हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं, खास करके नेचुरल रिसोर्सेज, उन पर स्ट्रेस पड़ेगा और रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, देखो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और अगर हम उनको स्किल नहीं प्रोवाइड कर सकें तो फिर वही पॉपुलेशन बर्डन बन जाएगी। प्रोडक्टिव हैंड्स कम होंगे, यानी कमाने वाले हाथ होंगे कम होंगे और दूसरों पे डिपेंडेंट हाथ ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ इश्यूज। अगर देखो मदर्स ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो मोर्टेलिटी रेट जो है मदर्स की भी और बच्चों की भी वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे देखो, अगर मान लीजिए किसी मदर ने बच्चा पैदा किया और उसके तुरंत बाद दूसरे बच्चे के बीच में गैप नहीं है, तो फिर मदर की हेल्थ पर और नेक्स्ट बच्चे की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि पहला बच्चा जब मदर ने पैदा किया था काफ़ी सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम हुआ, तो मदर को टाइम चाहिए उस न्यूट्रिशन की भरपाई के लिए, फॉर एग्जांपल आयरन। लेकिन तुरंत बाद दूसरा बच्चा अगर पैदा हो गया तो फिर नेक्स्ट बच्चे में भी और मदर में भी आवश्यक न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इसे कहा जाता है मैटरनल डिप्लीशन सिंड्रोम। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो कम बच्चे फैमिली के द्वारा पैदा किए जाते हैं, कपल के द्वारा पैदा किए जाते हैं, तो फिर कम खर्चा आएगा बच्चों की परवरिश में। तो जितने बच्चे होंगे 1 या 2, उनको बेस्ट लाइफ प्रोवाइड की जा सकती है, उनको हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जा सकती है कपल के द्वारा। लेकिन मान लीजिए 5 बच्चों की देखभाल करनी है तो रिसोर्सेज उतने नहीं होंगे। जैसा अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स चुनाव करते हैं कि बड़ा जो बच्चा है उसे एजुकेशन में हटा लिया जाता है, उससे काम करवाया जाता है, छोटे बच्चों को एजुकेशन दिलवा दी जाती है। और कारण ये दिया जाता है कि इतने पैसे नहीं हैं सभी बच्चों को एजुकेशन दिलवाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ अवेयरनेस। देखो अभी भी हमारे देश में जो इलिटरेट लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो समझते नहीं हैं कि छोटी फैमिलीज़ के लाभ कैसे हैं। तो अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है तो ज़्यादा अवेयरनेस भी फैलेगी, उनको भी लाभ पता लगेंगे कि सरकार आखिरकार ये पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट करना चाहती है, क्यों छोटी फैमिली रखनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये तो हमने बात की इन्फोर्सेबल 2 चाइल्ड पॉलिसी के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स की। अब विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। विपक्ष में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, 2 चाइल्ड पॉलिसी का जो अभी तक का एक्सपीरियंस है ज़्यादा अच्छा नहीं है। 1991 का सेंसस जब रिलीज़ हुआ तो उसके बाद काफ़ी सारे स्टेट्स ने
कुछ एक्सटेंड तक, मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर पंचायत या फिर दूसरे लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने के लिए ये 2 चाइल्ड पॉलिसी की कंडीशन रखना स्टार्ट की। लेकिन देखो इसका नतीजा ये निकला, बहुत सी फैमिलीज टूट गई। इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, और ये जो एबॉर्शन था इसकी टेंडेंसी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि लोगों को, जो लोग इलेक्शन लड़ने के इच्छुक थे, उनको डर लगने लगा कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, इसलिए उन्होंने तीसरे बच्चे का एबॉर्शन करवाना स्टार्ट कर दिया या फिर तीसरे बच्चे को छोड़ दिया कि ये बच्चा हमारा है ही नहीं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स देखने को मिले। तभी तो ये गुजरात गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसमें कहा गया है, याद कीजिए वो पॉइंट, कि बायोलॉजिकल चाइल्ड अगर पैदा हुआ है, चाहे वो बाद में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई हो, लेकिन उसे काउंट किया जाएगा। इसी टेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए कि लोग अपना बच्चा मार ना दें, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी ज़्यादा एंकरेजिंग नहीं है। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई तो वहाँ भी सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस इंक्रीज हो गए। बॉय की चाहत में लोग एबॉर्शंस करवाने लगे, और वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, ऐसी बुराइयाँ इंक्रीज हो गई। और देखो एक अनवांटेड परिणाम ये निकला चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी से, वहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन कम हो गई, मतलब एवरेज जो एज है पॉपुलेशन की वो इंक्रीज हो गई, और इससे लेबर फोर्स जो है उसमें कमी देखने को मिली, मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या घट गई। तीसरा आर्गुमेंट देखो, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल है वो अपने आप से इंक्रीज हो रहा है। पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कॉन्डम इत्यादि का इस्तेमाल शहरों में ज़्यादा होता था, बट अब रूरल एरियाज में भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस मामले में रूरल और अर्बन के बीच जो गैप है वो कम हो रहा है। तो ये शो करता है कि सरकार की तरफ से जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं उनका एक सार्थक परिणाम निकल रहा है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, महात्मा गांधी देखो इस प्रकार की किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को फोर्स किया जाए कि वो 2 से बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। महात्मा गांधी चाहते थे उनको अवेयर करके उनके एटीट्यूड में चेंज लाया जाए। नेक्स्ट, कुछ लोग देखो इसे रिलीजियस कलर भी देने लगते हैं कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है, रोकना कि आप 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये जो इशू है काफ़ी बार धार्मिक इशू में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जाता है जो रिप्लेसमेंट रेट है वो ऑलरेडी अचीव हो गई है। 2000 के आसपास हमारे देश में रिप्लेसमेंट रेट थी 3, यानी एक महिला एवरेज तौर पर 3 बच्चे पैदा करती थी, लेकिन 2020 में रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1 तक आ चुकी है। और अगर और ज़्यादा रिप्लेसमेंट रेट को कम किया गया तो जैसा पारसीज़ के साथ हुआ वैसा दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी हो सकता है। जैसे पारसीज़ की संख्या हमारे देश में काफ़ी कम हो गई है क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट रेट बहुत कम है। एवरेज तौर पे एक महिला बहुत कम बच्चे पैदा करती है, इसीलिए पारसीज़ की संख्या हमारे देश में बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी, ये देखो राइट टू चूज़ एंड डिग्निफाइड लाइफ जो कि आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, इसके अगेंस्ट होगी। क्योंकि देखो काफ़ी बार कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल होने के कारण भी तीसरा बच्चा पैदा हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया गलती से तो फिर वो पर्सन अपने काफ़ी सारे राइट से वंचित हो जाएगा अगर हमारे देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी होती है। नेक्स्ट, जैसा हमने इस आर्टिकल के शुरुआत में डिस्कस किया था, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है। तो अगर इंडिया 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाता है तो इस कन्वेंशन का ये वायलेशन होगा। और हमारे संविधान में भी जो काफ़ी सारे राइट्स हैं जैसे आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 21, इनका वायलेशन होगा अगर इंडिया इन्फोर्सेबल 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाता है। नेक्स्ट, देखो काफ़ी सारे स्टेट एक्ट्स तो ऐसे हैं जो बच्चे की डेथ को भी काउंट नहीं करते हैं। वही गुजरात का प्रोविज़न लीजिए, उसके पक्ष में भी आर्गुमेंट है, खिलाफ भी आर्गुमेंट है। पक्ष में तो हमने डिस्कस कर लिया, अब खिलाफ देखिए। अगर मान लीजिए बच्चे की डेथ अपने आप से हो जाती है, लेकिन फिर भी कपल जो है नया बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे, डेथ होने के बावजूद, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, फिर भी
वो एक ही बच्चा रख सकते हैं, तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ये मेरिट के अगेंस्ट होगा। अब बहुत से लोग मान लीजिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एफिशिएंट हैं, अच्छे लीडर हैं, लेकिन बच्चे 3 हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। या फिर गवर्नमेंट जॉब की बात कर लीजिए, मान लीजिए मध्य प्रदेश में प्रोविज़न है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये मेरिट के अगेंस्ट है ना। अच्छे लोग काफ़ी बार गवर्नमेंट सर्विस में एंटर नहीं कर पाएंगे सिर्फ इस वजह से उनके 2 से अधिक बच्चे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब काफ़ी सारे स्टेट्स ने तो देखो ये प्रोविज़न कर दिया था डाइवोर्सेस के लिए भी, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसा प्रोविज़न नहीं किया। इस वजह से जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था, डाइवोर्सेस और डेजर्शंस इंक्रीज हो गए। लास्ट में देखो एक पॉइंट ये दिया जाता है, काफ़ी मेहनत की है सरकार ने गरीबी को कम करने में, वो बात अलग है, ये कोविड-19 के कारण गरीबी फिर से बढ़ गई है। लेकिन अगर देखो जो लोग ऑलरेडी गरीब हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, वो 2 से अधिक बच्चे पैदा कर देते हैं और उनको स्कीम्स के लाभ से वंचित करना, तो इससे तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। इसीलिए ये सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी के अगेंस्ट। अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि आप कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। लोकल लेवल पे फॉर एग्जांपल जो रिलीजियस लीडर्स या फिर वो लीडर्स जिनकी हाई रेपुटेशन है, उनके थ्रू अगर अवेयरनेस फैलाई जाती है तो ये चीज़ काम करती है। लोगों में जागरूकता ज़्यादा आती है फैमिली प्लानिंग के बारे में। और अभी देखो सरकार का जो बजट है, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन का 4% जो बजट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए, उसमें वो लोग जो स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं उनको इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन बिहेवियर चेंज की तरफ सरकार कम पैसा एलोकेट कर रही है, अवेयरनेस की तरफ सरकार कम पैसा एलोकेट कर रही है, इंसेंटिव की तरफ ज़्यादा पैसा एलोकेट कर रही है। लास्ट में 2 और पॉइंट्स हैं वे फॉरवर्ड में। गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन लेवल इंक्रीज कर दो, इससे बहुत फ़ायदा होता है, अर्ली प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैरिज एज इंक्रीज कर दो। अभी वैसे सरकार ये विचार भी कर रही है कि महिलाओं के लिए जो मैरिज एज है वो 18 से इंक्रीज करके 21 कर दी जाए। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो एजुकेशन लेवल ज़्यादा होता है या फिर मैरिज बाद में होती है तो मेच्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, महिलाएं एम्पावर होती हैं, तो वो फैमिली प्लानिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ये सब फ़ायदे होते हैं। तो कुल मिला के अंत में भावना ऐसी ही निकल के आती है, फ़िलहाल इंडिया को 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो नहीं अपनानी चाहिए, दूसरे मेथड्स पर फिलहाल विचार करना चाहिए, स्किल देनी चाहिए, एजुकेशन लेवल इंक्रीज करना चाहिए, और ऑलरेडी जो रिप्लेसमेंट रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो कम हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल मराठा कोटा से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2018 में एक एक्ट की सहायता से, इसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018। इस एक्ट की सहायता से मराठा कम्युनिटी को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन दिया गया था। कितना? शुरुआत में मराठा कम्युनिटी को 16% रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक सर्विसेज के जॉब्स में, लेकिन बाद में 2019 में एक अमेंडमेंट की सहायता से इसे कम कर दिया गया, 12% इन एडमिशंस और 13% इन जॉब्स। बट देखो ये जो रिजर्वेशन दिया गया, इसके खिलाफ पिटीशंस फाइल की गई कोर्ट में। पहले मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैसे इन प्रिंसिपल मराठा रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया है ये गलत नहीं है। बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि MG गायकवाड़ की अध्यक्षता में जो स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसने जो जितना परसेंटेज रिजर्वेशन देने के लिए बोला है उससे ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। इसीलिए तो बाद में सरकार ने रिजर्वेशन को कम कर दिया था। अभी हमने देखा ना कि पहले 16% रिजर्वेशन था, लेकिन बाद में 12% और 13% कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट में ऐसा कहा था कि रिजर्वेशन आपने दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने जितना बोला है उससे ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। इन्होंने जितना, कमीशन ने जितना बोला है उतना ही रिजर्वेशन आप दीजिए। इसके बाद रिजर्वेशन को कम कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ?
तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसे अपहेल्ड कर दिया, लेकिन बस थोड़ा सा कम करने के लिए कहा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। देखो, सबसे बड़ा जो रोड़ा है ना वो ये था कि 1993 की इंदिरा साहनी केस जजमेंट में, जिसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता है, 9 जजेस की एक बेंच ने ये कहा था कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब 27% के आसपास ओबीसी को है, 15% के आसपास एससी को है, 7.5% एसटी, तो ऐसा करके 50% हो जाता है। और इंदिरा साहनी केस जजमेंट में या फिर मंडल जजमेंट में ये कहा गया था कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा देते हो तो ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाता है। इंदिरा साहनी केस जजमेंट के बारे में ये कहा जाता है, एक तरफ डिसएडवांटेज सेक्शंस के राइट्स जिसकी वजह से रिजर्वेशन दिया जाता है, दूसरी तरफ राइट टू इक्वालिटी, दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करती है ये जजमेंट। 50% की जो लिमिट रखी गई है, ये दोनों के बीच में डिसएडवांटेज सेक्शंस के राइट्स, उनकी वेलफेयर, और दूसरी तरफ राइट टू इक्वालिटी, दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने का काम करती हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि तमिलनाडु में तो 69% रिजर्वेशन है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, इंदिरा साहनी केस जजमेंट में जो लिमिट है ना 50% की, इसको वायलेट तो किया जा सकता है, यानी इससे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया तो जा सकता है, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल सर्कमस्टांसिस का होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को यही विचार करना था इस केस में कि महाराष्ट्र में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया है, तो क्या स्पेशल सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट करती हैं? क्या उन स्पेशल सर्कमस्टांसिस के चलते इस 50% की लिमिट को वायलेट किया गया है? क्या बहुत ज़्यादा जरूरी था मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना? तो ये सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना था, और सुप्रीम कोर्ट ने अब एग्जामिन कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पेशल सर्कमस्टांसिस नहीं थी कि इस 50% की लिमिट को तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी बातें बोली कि देखो, मराठा कम्युनिटी जो ओपन कंपटीशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स हों, मेडिकल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, इनमें ओपन कंपटीशन में भी मराठा कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेसफुल साबित हुए हैं, और उनकी परसेंटेज जो है इनमें नेग्लिजिबल नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनका भी एग्जाम्पल दिया कोर्ट ने। आईएएस में 15.52% मराठा हैं, 27.85% आईपीएस में, और आईएफएस में 17.97%। तो प्रेस्टिजियस सेंट्रल सर्विसेज में भी मराठा कम्युनिटी की जो परसेंटेज है वो काफ़ी सब्सटेंशियल है। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि देखो, किसी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की एडवांसमेंट के लिए सिर्फ रिजर्वेशन देना ये एक उनकी वेलफेयर का उपाय नहीं है, और बहुत सारे उपाय हैं। जैसे देखो, उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। वैसे भी लिबरलाइजेशन के बाद, यानी 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, गवर्नमेंट जॉब्स तो लिमिटेड हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड भी कर दिया गया तो उस कम्युनिटी की वेलफेयर सुनिश्चित होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक सिंबोलिज्म है। तो इसके लिए सरकार को दूसरे स्टेप्स उठाने होंगे अगर सरकार किसी कम्युनिटी की वेलफेयर सुनिश्चित करना चाहती है। ये सारे आर्गुमेंट्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कम्युनिटी को दिए गए रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये माना कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस नहीं हैं, 50% की लिमिट जो है आप इसे वायलेट नहीं कर सकते। अब देखो, इस इशू का एक और एस्पेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा कि आप अभी तक देखो, स्टेट और सेंटर दोनों अलग अलग लिस्ट मेंटेन करते थे किसी स्टेट में ओबीसी की, मतलब सेंट्रल जॉब्स के लिए अलग से ओबीसी किसी स्टेट में, स्टेट जॉब्स के लिए अलग से ओबीसी, दोनों अलग अलग लिस्ट मेंटेन करते थे। बट अब कोर्ट ने यह कहा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है, तो एक ही लिस्ट मेंटेन होगी ओबीसी की, सेंटर की जॉब्स के लिए भी और स्टेट की जॉब्स के लिए भी। अगर स्टेट को लगता है कि ये कम्युनिटी ओबीसी लिस्ट में आनी चाहिए तो वो प्रेसिडेंट को अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और इवेंचुअली जो चेंज किया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। ये देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे और आर्टिकल्स आएंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि जब ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था ना, तो उस समय भी काफ़ी अपोजिशन लीडर्स ने ये बोला था कि स्टेट की जो पावर है ओबीसीज को आइडेंटिफाई करने की वो चली जाएगी इस अमेंडमेंट के बाद, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद। तो उस समय थावरचंद गहलोत जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, उन्होंने इन सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट अब कोर्ट ने उसी प्रकार से तो इंटरप्रेट किया है जैसा अपोजिशनल लीडर्स का डर था कि एक ही लिस्ट आप मेंटेन करो और स्टेट को अगर किसी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डलवाना है तो वो प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन दो और अल्टीमेटली जो चेंज किया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। तो अब काफ़ी सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इस मामले में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, आप उसे रोल बैक कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो डर था उसी प्रकार से ये इंटरप्रेट कर दिया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये हमने इशू डिस्कस किया मराठा कम्युनिटी को दिए गए रिजर्वेशन को जो अब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, इससे संबंधित हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।